अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, बजटिंग से तंग आ गए हैं। मैंने परसों की क्लास में सवाल होमवर्क दिया था जो मैं डिस्कस नहीं कर सका था क्योंकि कल वाला लेक्चर जो है वो 1 घंटा 55 मिनट तक सवाल होता रहा ऑटम 17। तो मैंने लास्ट क्लास में सवाल दिया था एक ऑटम 19 अमेरिकानो लिमिटेड का। इसमें आपको जो पॉसिबल मसले हो सकते हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें सबसे पहले तो मैंने क्लास में बताया था, जब होमवर्क दिया था ना बताया था, लेकिन आधी बातें सुनते हैं आधी नहीं सुनते। मैंने ये बताया था कि इस सवाल की रिक्वायरमेंट में कंट्रीब्यूशन पूछी हुई है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस नहीं मांगा हुआ, और कंट्रीब्यूशन होती है सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस। ये कैसे पता चलेगा आपको, मैंने अभी अगला ही चैप्टर बस अभी आज ही शुरू कराने लगा हूँ इसी क्लास में ही। बजटिंग खत्म है, बस मैंने आपको सिर्फ बजटिंग के बारे में कुछ और थ्योरेटिकल बताना है, उसके बाद होमवर्क देना है सवाल क्लास में। अब मैं बजटिंग का सवाल नहीं कर रहा कोई प्रॉपर एग्जाम का, बहुत हो गई है, बहुत कर ली प्रैक्टिस। इस सब के बाद भी अगर आप ये समझते हैं कि ये तो इतनी सारी प्रैक्टिस कराने का मेरा मकसद ये था कि इसमें आपने सवालों ही से सीखना है, इसमें कोई ऐसे रूल्स नहीं है, जो थोड़े बहुत थे वो बता दिए साथ साथ, उसके अलावा कोई ऐसे रूल्स नहीं है जो आपको लिखवा दूं तो आप आराम से बजटिंग का सवाल कर लें। बजटिंग मुश्किल टॉपिक है और ये आपको फीलिंग से ही आएगा। ये मैंने आपको जो बार बार ड्राइविंग की मिसालें देता हूँ, ये इस तरह के जो मुश्किल काम है ना, ड्राइविंग है, स्विमिंग है, पहाड़ों पे चढ़ना है, ये वो स्किल्स हैं जो करने से ही आएंगे। इनके बारे में बहुत बेसिक सी गाइडलाइन जरूर हो सकती हैं। ये जितने बड़े बड़े बैट्समैन हैं दुनिया के अंदर, इन्होंने किसी से क्रिकेट सीखी नहीं है। जो क्रिकेट एकेडमीज होती हैं ना, वो थोड़े बहुत बस रूल्स बता सकती हैं, थोड़े बहुत ज्यादा नहीं। तो जितने क्रिकेटर्स होते हैं उनके अंदर फीलिंग है, वो फील के साथ वो जब अगर ऐसे वो शॉट खेल रहा है तो वो कोई एंगल नहीं देख रहा कि मेरे बैट का एंगल ये नहीं, ये थोड़ा सा ऐसे, वो ये नहीं कर सकता, वो फील के साथ खेलता है। तो ये जो बजटिंग है ना, ये ऐसी फीलिंग के साथ ही आनी है आपको, इस सवालों ही को कर करके आपके अंदर फीलिंग बननी है। बहरहाल जी, फिर भी हमारे पास एक लिमिट है, पहले ही मैंने इस पर 10 दिन तो लगाई दिए। तो ये जो अमेरिकानो लिमिटेड वाला सवाल है, इसके अंदर 3 प्रोडक्ट्स हैं, और ये उस दिन को 2 दिन पहले एक सवाल किया था जिसमें प्रोडक्ट ए और बी थे, उनकी टोटल सेल्स दी हुई थी, जिसमें ए जितने का बेचते हैं नहीं बताया, बी उससे 60% ज़्यादा का बेचते थे। तो हमने इक्वेशन बना के उसको सॉल्व किया था। इसमें प्राइस पता थी, क्वांटिटी नहीं पता थी, उसमें यूनिट्स पता थे, प्राइस नहीं पता थी। तो इक्वेशन बना के इसको भी सॉल्व कर लिया। वहां मैंने प्राइस को एक्स रखा था, यहाँ यूनिट्स को एक्स रख लिया। एक्स नहीं, चलो मैंने क्यू रख लिया, क्योंकि वो मल्टीप्लाई और एक्स कंफ्यूजन हो जाती, मैंने इसलिए क्यू लिख लिया। मैंने बोर्ड पे तो मैं कलर फर्क कर सकता था ना आपको, चूंकि मैंने एक्सेल में बना के सोल्यूशन देना था, तो मैंने एक्स इसलिए नहीं रखा कि आप वो मल्टीप्लाई और एक्स को कंफ्यूज कर जाते, तो मैंने इसलिए क्यू कह दिया, यूनिट्स को क्यू कह दिया। तो जो इनकी यूनिट्स की रेशो दी हुई थी कि बीटा के अगर 1 है तो इसको मैंने क्यू कह दिया, तो गैमा के 2 क्यू होंगे और अल्फा के 4 क्यू होंगे। इस इक्वेशन से मैंने क्वांटिटीज निकाल ली। उसके बाद पिछले साल की सेल प्राइस दी हुई थी, और साथ ये भी बताया था कि सेल प्राइस ने कितना महंगा होना है, महंगा कर लिया। क्वांटिटीज में कितना चेंज आना था ये भी बताया हुआ है। तो नई क्वांटिटीज निकाल के, नई प्राइस निकाल के उनको मल्टीप्लाई किया तो सेल वैल्यू बन गई। ये सेल्स हैं। फिर उसके बाद जो मटेरियल लगना था, ये 3 कंपोनेंट्स, हर प्रोडक्ट में 3 कंपोनेंट्स लगने थे, हर प्रोडक्ट में 3 कंपोनेंट्स लगने थे, और उनके यूनिट्स दिए हुए थे। आप समझ लीजिए 1 किलो है कि 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट अल्फा में 4 किलो ए के लगते हैं, 2 किलो बी के लगते हैं और 5 किलो सी के लगते हैं। आप ये समझ लें। तो हर एक मटेरियल के किलो बताए हुए हैं, किलो लिखे नहीं, मैं आपको फर्क करने के लिए बता रहा हूं कि एक प्रोडक्ट अल्फा बनाने के लिए 4 किलो ए लगता है, 2 किलो बी लगता है और 5 किलो सी लगता है। मैं किलो बस फर्क रखने के लिए बोल रहा हूं, और इनकी पर किलो प्राइस बताई हुई है। तो जो प्रोडक्शन हम ऊपर निकाल चुके हुए हैं उसको मैंने इस प्राइस से मल्टीप्लाई करके, और हर यूनिट, हर प्रोडक्ट में जितने जितने किलो लगने उससे मल्टीप्लाई करके कंपोनेंट्स की कॉस्ट निकाल ली। और यही काम लेबर आर्ट्स के साथ भी किया है।
ये जो कंपोनेंट्स की प्राइस एवरेज किया, ये बिल्कुल वही काम किया जो मैंने उसी परसों वाले सवाल में किया था कि 9 महीने के लिए प्राइस 100 रहेगी और या 3 महीने के लिए 100 रहेगी और 9 महीने के लिए 110 रहेगी। तो मैंने ये कहा था कि जब हमने एक ही पॉपुलेशन के कुछ यूनिट्स पे एक प्राइस लगानी हो और कुछ यूनिट्स पे एक प्राइस लगानी हो, तो हम प्राइस का एवरेज करके वो एवरेज प्राइस उन टोटल यूनिट्स पे लगा दें तो एक ही बात है। बिल्कुल इसी जगह पे मैंने वर्किंग की थी, जब वो ए और बी वाला सवाल कर रहा था ना, यहीं पर मैंने ये वर्किंग की थी और ये बात की थी। तो मैंने ऐसे ही क्या किया कि इन कंपोनेंट्स की एवरेज प्राइसेस निकाल रही, क्योंकि 3 महीने और प्राइस रहनी थी और 9 महीने और प्राइस रहनी थी। तो ये बिल्कुल उसी का ही एक और वर्जन था जो हमने क्लास में किया था। और जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो दिए हुए हैं कि लेबर का 60% फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, उनमें से 60% वेरिएबल हैं। और हमें सिर्फ वेरिएबल चाहिए थे, क्यों? क्योंकि सवाल में कंट्रीब्यूशन पूछा था। मुझसे पूछते रहे कुछ बच्चे कि जी हमने फिक्स्ड ओवरहेड्स क्यों नहीं निकाले, तो हम इनकम स्टेटमेंट नहीं बना रहे, पूरी सवाल के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशन निकालना। ये ऑटम 19 का सवाल था। और जो परसों क्लास में किया था जिसमें कमीशन मैंने आप पे छोड़ दी थी, वो भी हो गया होगा। उसकी भी एक समरी छोटी सी बता देता हूं। ये मैंने लिखा ही नहीं यार, पर आपने बताया ही नहीं समीर। अच्छा जी, तो उसमें कमीशन निकालने के लिए क्या करना था? पूरे साल के यूनिट्स को 3 प्रोडक्ट्स में बांटना था, क्योंकि लिखा हुआ था कि सारे के सारे यूनिट्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में, और हर कैटेगरी को फिर नंबर ऑफ पर्सन में बांटना था। यानी हमने पर पर्सन सेल निकालनी थी। पर पर्सन सेल निकालेंगे तो पता चलेगा कि कितना कमीशन है। अच्छा, ये कैसे पता कि जो टेबल दिया हुआ ये पर पर्सन है, कि एक बंदे की इतनी सेल है, पूरी टीम की इतनी सेल नहीं है? ये ऐसे पता चला कि इतने थोड़े यूनिट्स हैं। देखें बहुत थोड़े, ये तो 30-30, 40-40 हज़ार की इन्होंने दी है ना स्लैब। असल में तो 3.4 मिलियन यूनिट्स हैं, और इसको भी अगर हम कैटेगरी ए बी सी में बांट लें तो 1.1 मिलियन यूनिट्स आ जाएंगे। तो टोटल यूनिट्स तो 1 मिलियन प्लस है, जबकि जो टेबल दिया वो 30,000 40,000 का दिया हुआ। तो ये पर बंदा है, तो इसलिए हम इस कैटेगरी को फिर नंबर ऑफ सेल परसेंट से डिवाइड करेंगे तो पर पर्सन सेल्स निकलेगी। उससे पता चलेगा कि किस कैटेगरी की सेल्स पे कौन सा कमीशन लगना है। एक बार पता चल गया रेट, अब उस सेल के ऊपर वो रेट कमीशन लगा लेंगे। चलें, ये सवाल भी हो गया। और कोई होमवर्क पेंडिंग तो नहीं रह गया? नहीं, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बजटिंग में जो बाकी थोड़ा बहुत रह गया वो बता रहा हूं। एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं। बजटिंग में जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं ना, उसमें एक सवाल आपको होमवर्क दे रहा हूं और कुछ पेजेस पढ़ने के लिए दे रहा हूं। वो आपने पढ़ने जरूर हैं। स्टडी टेक्स्ट में से आई कैप की बुक की बात कर रहा हूं, वो आपने पढ़ने जरूर हैं। कुछ पेजेस पढ़ने के लिए दूंगा और एक सवाल आपको होमवर्क दूंगा, जो फिर हम अगली क्लास में, अगली से अगली क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। और उसके अलावा हस्बे तौफीक के लिए एक दो सवाल आपको और, क्योंकि एक दो सवाल और हैं जो करने चाहिए आपको। वैसे तो सारे जो रहते हैं वो करने चाहिए, लेकिन एक दो और हैं जिनका मैं आपको सोल्यूशन खुद बना के दे दूंगा। आई कैप वाला सोल्यूशन गलत है? नहीं, गलत नहीं है, वो मुश्किल तरीके से हुआ हुआ है।
हो सकता है मुझे वो मुश्किल लगता हो, आप लोगों को आसान लगता हो, बहरहाल मैं जिस फ्लो से लेके चल रहा हूँ वो उससे बहुत डिफरेंट तरीके से हुए हैं। तो 2 सवालों के मैं आपको सोल्यूशन और दे दूंगा, उनमें से एक सवाल ही अमेंड कर दूंगा क्योंकि वो सवाल बहुत ही अजीब सा, बहुत पुअरली ड्राफ्टेड सवाल था और बहुत मुश्किल सवाल था। मैंने क्लास में डिस्कस ही नहीं किया, वरना आप तो उल्टियां कर करके मर जाते। मैंने वो डिस्कस ही नहीं किया, लेकिन मैं उस सवाल को थोड़ा सा चेंज करके, जो उसमें कंट्राडिक्शन हैं या कंफ्यूजन हैं उनको क्लियर करके, ताकि आप सवाल इग्नोर करने की बजाय सवाल कर तो लें। बेशक मैं पास्ट पेपर के सवाल को अमेंड कर रहा हूँ और आप ये कह सकते हैं कि नहीं सर ये तो आप अमेंड करके दे रहे हैं, तो ओरिजिनल हालत में सवाल वो और कंफ्यूजिंग है। तो ना करने से बेहतर है कि आपको सवाल थोड़ा सा अमेंड कर दूं ताकि आप सवाल करने के काबिल हो जाएं कि आइंदा अगर इस तरह की कोई चीज टेस्ट हो तो आप कर सकें। तो इसलिए एक सवाल का सॉल्यूशन और वो सवाल अमेंड करके ये दे दूंगा, आपको पोस्ट कर दूंगा, और एक और सवाल है उसका सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा, वो मैं आपको बता दूंगा। और मुझे याद करा देना कि मैंने वो फलाने फलाने सवाल के सॉल्यूशन पोस्ट करने, वरना भूल जाऊंगा मैं। और लेक्चर 47 कह के बताना। बजटेड इनकम स्टेटमेंट बस बहुत है, कैश बजट कर लिया, बजटेड इनकम स्टेटमेंट कर ली। अब आते हैं अदर बजट्स पे। कैश बजट, बजटेड इनकम स्टेटमेंट और अदर बजट्स, ये मैंने बजटिंग का चैप्टर जब शुरू किया था ना तब लिखा था। तो उनमें से मैंने कैश बजट करवा दिया, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस की भी बहुत प्रैक्टिस कर ली, और अब है अदर बजट्स। अदर बजट्स क्या हैं इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए। ये जो बजटेड इनकम स्टेटमेंट हमने बनाई, बजटेड P&L बनाया, ये बना तो आपने दिया स्टूडेंट ने, या असल में बना तो ये अकाउंटेंट ने दिया। अकाउंटेंट को क्या पता अगले साल कितने यूनिट्स बेचने हैं? अकाउंटेंट की बात है ये कि अगले साल कितने यूनिट्स बेचने? नहीं, सेल्स डिपार्टमेंट की बात है। उन यूनिट्स की प्राइस क्या रखनी अकाउंटेंट ने फैसला करना, नहीं, सेल्स वालों का फैसला है। अच्छा, इतने यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करने हैं तो उसके लिए लेबर के आवर्स कितने चाहिए, मटेरियल के कितने क्वांटिटी चाहिए, ये अकाउंटेंट को पता होगा? नहीं, प्रोडक्शन वालों को पता होगा। मटेरियल कितने का मिलेगा, प्रोक्योरमेंट वालों को पता होगा। ये जो लेबर वगैरह हैं ये कितने रेट पे हायर कर सकेंगे, ह्यूमन रिसोर्स वालों को पता होगा। जो ऑफिस के खर्चे हैं, एडमिन के एक्सपेंसेस क्या होंगे, सेल्स के सेलिंग एक्सपेंसेस क्या होंगे, ये ऑफिस वालों को पता होगा। तो जितना कुछ भी हम लोग बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहे हैं, हम तो सिर्फ, हम अकाउंटेंट्स, फाइनेंस के लोग, हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर रहे हैं। वो वैल्यूज निकालनी किसने है? वो हर रेलिवेंट फंक्शन ने, हर रेलिवेंट डिपार्टमेंट ने अपने अपने हिस्से का बजट बना के देना है। ये होते हैं छोटे छोटे बजट्स। जैसे सेल्स टीम सेल्स बजट बना के देगी, अच्छा मैं ये जो अदर बजट्स बता रहा हूं ना, इनका फॉर्मेट कोई मसला नहीं है, आप बस इसके कंटेंट समझें कि इनमें होता क्या है। फॉर्मेट जैसा मर्जी हो, और उसी को ही और बेहतर तरीके से जानने के लिए मैं आपको आईकैप के स्टडी टेक्स्ट से कहूंगा कोई 8-10 पेजेस पढ़ने हैं। वो 8-10 इसलिए हैं क्योंकि उसमें एग्जाम्पल्स हैं, तो एग्जाम्पल का पूरा पूरा टेबल भर के तो पेज भरा हुआ है, जल्दी पढ़े जाएंगे। मेरे ख्याल में आधे पौने घंटे में पढ़े जाएंगे वो, चलो घंटा लगा लो, लेकिन पढ़े जाएंगे। सेल्स बजट क्या लगता है इसमें क्या होता होगा? सेल्स डिपार्टमेंट वाले बना के दे रहे हैं सेल्स बजट, क्या होता होगा इसके अंदर? प्राइस या यूनिट्स या दोनों? दोनों, सेल दोनों चीजों से मिलकर बनती हैं, यूनिट्स भी और प्राइस भी। तो इसके अंदर यूनिट्स भी होंगे और प्राइस भी होगी और सेल वैल्यू भी होगी, और बेहतर है कि ये प्रोडक्ट प्राइस हो। ये सेल्स बजट है। इसका फॉर्मेट क्या बनाए सर? ये चीजें बस इंसानों की तरह लिख दें, वो सेल्स बजट का फॉर्मेट बन जाएगा। कैसे? आप कह दें प्रोडक्ट अल्फा, ये बजट का फॉर्मेट बन गया, बीटा, गैमा, यूनिट्स, प्राइस, अमाउंट। यूनिट्स लिखे, प्राइस लिखी, अमाउंट लिख दी, ये सेल बजट है। बहुत मुश्किल फॉर्मेट है कोई? तो आपने इन अदर बजट्स के अंदर ये कंटेंट्स याद रखें
इनको सीधी तरह साफ सुथरा करके लिख दें, वो बजट का फॉर्मेट बन जाएगा। जी क्या कह रहे हो? नहीं नहीं, सेल्स तो सेल वालों ने देखना है ना कि मार्केट में कितना पोटेंशियल है। प्रोडक्शन वाले तो कहेंगे कि जी हमारे इतने खर्चे आएंगे, अब उसके ऊपर कितना कमाना है, मार्केट में कितनी गुंजाइश है, फीसें कितनी रख सकते हैं, सेल प्राइस कितनी रख सकते हैं, सर्विस चार्जेस कितने रख सकते हैं, तो मार्केट को देखना पड़ेगा ना। कोऑर्डिनेशन होती होगी, ये सारे डिपार्टमेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट नहीं है, कोऑर्डिनेशन है, बल्कि बजट की मीटिंग्स होती हैं, सारे उसमें डिपार्टमेंट के लोग बैठे होते हैं। ये जो अकाउंटेंट कर रहा होता है ना, अकाउंटेंट सिर्फ डाकिए का काम नहीं कर रहा होता, जो फाइनेंस वाला बंदा है ना, वो डाकिए का काम नहीं कर रहा कि उससे इंफॉर्मेशन लेके उधर दे दी, उससे इंफॉर्मेशन लेके उधर दे दी, वो हर एक से आर्ग्यू करता है। क्योंकि जो फाइनेंस का बंदा है उसका काम सिर्फ फिगर्स देना नहीं है। फिगर, अब जैसे हमारे जो हुकूमत ने बजट पेश कर दिया, ठीक है, असेंबली में वो मिनिस्टर खड़ा होकर बजट पेश कर रहा है, मिनिस्टर को इन फिगर्स का किसने बताया है? देखो हमारा जो मिनिस्टर है उसको कैसे पता कि तालीम में हम 400 अरब रुपया रख लें? उसने कैसे कैलकुलेट किया ये? उस एक बंदे को कैसे पता? तो एजुकेशन सेक्टर के वजीर होंगे, उनका आगे सारे स्कूल्स के साथ मीटिंग होती होगी, वो आगे पूरा, यानी इस पूरी ट्रेल है पूछे। लेकिन जो बंदा खड़ा होकर बता रहा है उसकी जिम्मेदारी है ना, कल को कुछ मसला होगा तो लोग उसी को बुरा कहेंगे ना। तो उसका काम सिर्फ इंफॉर्मेशन लेके बताना नहीं था, वो पहले लोगों के साथ बैठ के डिस्कस करेगा कि क्यों नहीं, ठीक नहीं, अपनी अकल समझ के मुताबिक। जब वो समझेगा कि हाँ बात में दम है, तो वो किसी हद तक जिम्मेदारी लेके आगे फिगर कोट कर देगा। तो ये जो बजट बनाने वाले फाइनेंस के लोग होते हैं ना, क्लास इन्हीं की होती है। तब मैं जब मैं इंडस्ट्री में काम करता रहा तो बजट्स बनाने में बड़ी बड़ी गहरी मीटिंग्स होती थी, हमारी डांटें भी हमें पड़ती थी। हमारा काम है हर लेवल के लोगों के साथ मिलके उनसे इंफॉर्मेशन लेना, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि अगले लोगों को बजट की इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, ये हमारी है। तो हमने उनसे इंफॉर्मेशन लेनी है, जिम्मेदारी उनकी है, अल्टीमेट जिम्मेदारी उनकी जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन हमारी इतनी जिम्मेदारी है कि आंखें बंद करके कोई भी बेवकूफ़ ना बना ले हमें। हम अपने इल्म के मुताबिक, मार्केट के मुताबिक हम किसी तरह से उनकी बात को क्रॉस चेक कर सकें, फिर उस सबको मिला के फाइनेंशियल इनकम स्टेटमेंट की शक्ल में मैनेजमेंट के सामने पेश करते हैं। तो ये हर फंक्शन के साथ कोऑर्डिनेशन से ही बन रहा होता है। प्रोडक्शन वाले लिंक होंगे, देखो ना, सेल वाले कहते हैं कि हम इतने यूनिट्स बेच लेंगे, प्रोडक्शन वाले कहें भाई क्या बात कर रहे, मैं नहीं बना सकता, इतने बनाने तो प्रोडक्शन वालों ने है ना। सेल वाला कहते हैं कि मार्केट में इतनी गुंजाइश है, हम इतने बेच के दिखाएंगे, वो बनेंगे तो बेचेंगे ना। राइस वाले ये कमरे हैं, ठीक है, क्लास जो मार्केटिंग के लोग हैं वो कहें जी हम आपको 2 लाख कस्टमर ढूंढ के लाके देंगे, वो 2 लाख बिठाएंगे किधर? तो इसलिए कोऑर्डिनेशन होती है। तो सेल्स बजट का ताल्लुक है सिर्फ सेल्स के साथ। अब सेल्स की इंफॉर्मेशन क्वांटिटी है, प्राइस और वैल्यू। जब ये फिगर बन गई ना, अब सब कुछ इससे लिंक्ड है, यानी ये जो यूनिट्स बेच रहे हैं इनसे लिंक करके बनेगा प्रोडक्शन बजट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं कह रहा, प्रोडक्शन बजट कह रहा हूं। इसमें रुपए भी होंगे कि सिर्फ क्वांटिटी होंगी? प्रोडक्शन बजट सिर्फ क्वांटिटी होगी। इसमें सिर्फ यही होगा कि ओपनिंग पहले कितने मौजूद हैं, हमने कितने सेल करने हैं, कितने बना के रखने हैं, तो हमें कितने प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। वो जो मैंने कल वाले सवाल में नहीं वर्किंग वन की थी, बिल्कुल इसी जगह पर जिसमें प्रोडक्शन निकाली थी, तो वो प्रोडक्शन बजट है। ये वाले ये कि वो जो सेल बजट वाले कह रहे हैं कितने यूनिट्स हम बेच लेंगे, तो अगर उतने बेचने हैं तो फिर बनाने कितने। अच्छा, इसमें से किसको प्लस किसको माइनस करूं? इससे आगे चलते हैं। इतने यूनिट्स अगर बनाने हैं तो अब सारा कुछ इससे लिंक्ड है, ये अब इससे लिंक्ड है सब। डायरेक्ट मटेरियल बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट में क्या हम बताएंगे कि मटेरियल रिक्वायर्ड कितना है,
मटेरियल कंजम्पशन, इसको किससे लिंक करना है? इससे। इतनी प्रोडक्शन के लिए इतना मटेरियल कंज्यूम करना पड़ेगा, यूनिट्स भी और उनकी अमाउंट भी। लेकिन क्या इतने ही खरीदने हैं? नहीं, हमारे पास पहले से भी कुछ हैं और कुछ एंड पे संभाल के भी रखने होते हैं जरूर। तो क्या निकल आएगा? मटेरियल परचेजेस, ये डायरेक्ट मटेरियल बजट है, ये डायरेक्ट मटेरियल बजट है। अब देखें, आपको ये जो मैं बजट्स बता रहा हूं इनका कंटेंट भी समझ आ रहा है और साफ सुथरा करके लिख दें तो वो बजट का फॉर्मेट है। पैराग्राफ की शक्ल में लिखने की बजाय इस तरह लिख दें तो ये बजट का फॉर्मेट बन गया। अच्छा, ये हो गया मटेरियल। इसी तरह से इन्हीं से साथ लिंक्ड है डायरेक्ट लेबर बजट। मैं कंजम्पशन से परचेज की तरफ जा रहा हूं। डायरेक्ट लेबर बजट, इसमें क्या होगा? लेबर का कंसर्न क्या क्या, लेबर वाले हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन दें, लेबर से रिलेटेड क्या क्या चाहिए हमें बजट के लिए, कितने आवर्स चाहिए, आवर्स और रेट और अमाउंट भी साथ कह लें। तो इसके लिए हमें यही चाहिए कि हमें कितने आवर्स रिक्वायर्ड हैं, इसमें रेट होगा और इसमें टोटल कॉस्ट होगी। अच्छा देखिए, ये तो हो गया, ये होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में टेस्ट होता है कि सेल बजट बना दें, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बजट, डायरेक्ट मटेरियल बजट बना दें, डायरेक्ट लेबर बजट बना दें, ये आपसे सवाल में रिक्वायर कर लिया गया है, लेकिन इंफॉर्मेशन इतनी डिटेल नहीं है। बस इंफॉर्मेशन इतनी ही है जितने बजटेड इनकम स्टेटमेंट के सवाल में होती है। बजटेड P&L के जो सवाल हमने किए हैं, एक दो सवाल के अलावा लेबर के आवर्स तक पता होते हैं हमें? नहीं। हम क्या करते हैं, पिछले साल की लेबर कॉस्ट लेके इनटू क्वांटिटी चेंज इनटू प्राइस चेंज, यही कर रहे थे ना। तो अब इतना सा डाटा है और कहा है डायरेक्ट लेबर बजट बना दें, सेल बजट बना दें, मटेरियल बजट बना दें, तो उसका क्या आंसर करें? क्या कितना को लिख लेंगे? आ जाएगी। सेल्स बजट की हेडिंग देंगे। हमने बजट के जितने सवाल किए, एक दो के अलावा सेल के यूनिट्स पता होते थे? नहीं। क्या कर, हम सेल्स बजटेड इनकम स्टेटमेंट में हम सेल्स कैसे निकालते थे? पिछले साल की सेल्स इनटू क्वांटिटी चेंज और प्राइस चेंज, बस। तो हम हेडिंग देंगे सेल्स बजट, उसमें लिख देंगे सेल्स इतने मिलियन, बस सेल बजट हो गया। यानी जो हमने वर्किंग कर करके इनकम स्टेटमेंट की शक्ल में बनाना था, अब वो इन शक्लों में तोड़ के लिखना। अगर बजटेड इनकम स्टेटमेंट का सवाल होता तो सारी वर्किंग करने के बाद आप सारा कुछ इनकम स्टेटमेंट की शक्ल में लिख रहे होते। अब अगर इनकम स्टेटमेंट का सवाल नहीं है, ये नाम लेके अलग अलग पूछे हमें, तो वर्किंग्स वही कर रहे होंगे। ये सब कुछ हम वर्किंग में तो निकालते ही है ना, लेकिन अब इनकम स्टेटमेंट की शक्ल में लिखने की बजाय क्या करेंगे, इन अलग अलग हेडिंग्स के अंदर लिख रहे होंगे। तो इन अदर बजट्स के अंदर नया कुछ नहीं है, जो हम इनकम स्टेटमेंट में वर्किंग्स कर चुके हैं, बस हर हेडिंग में अलग अलग हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। यानी एग्जाम लेवल की बात कर रहा हूं कि आपसे अगर डायरेक्ट लेबर बजट पूछा जाता है तो आपका आंसर सिर्फ इतना होगा, डायरेक्ट लेबर बजट 40 मिलियन, बस ये बन गया, बस। अच्छा, 40 मिलियन निकाला कैसे, वो आप ब्रैकेट में जरूर दिखा देंगे। पिछले साल 32 मिलियन था, इनटू प्राइस चेंज इनटू क्वांटिटी चेंज, बस ये लेबर बजट। यानी जो आपने इनकम स्टेटमेंट के सवाल में एक लाइन लिखनी थी, वो इनकम स्टेटमेंट में एक लाइन के तौर पे आ रही होती है। अब चूंकि कह दिया डायरेक्ट लेबर बजट बना के दिखा दिया, इज्जत मिल गई उसको, तो आप हेडिंग दें डायरेक्ट लेबर बजट, वो जो ब्रैकेट में वहां वर्किंग करते थे वो वर्किंग करके दिखाएं और एक वैल्यू लिख दें, बस ये डायरेक्ट लेबर बजट है। क्योंकि इतनी डिटेल नहीं होगी सवाल में, ये तो मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि बजट्स होते क्या हैं। अगर है डिटेल तो बेस्ट है, ये बना के दें, लेकिन अगर नहीं है तो बस ये डायरेक्ट लेबर बजट है,
ये बात हो रही है क्लियर कि इसमें आपको कुछ और नया नहीं करना, जो पहले हम वर्किंग्स करके इनकम स्टेटमेंट में ला के लिख रहे होते थे, अब वो अलग अलग उनको इज्जत मिल गई, अलग अलग हेडिंग्स में ला के लिख रहे। ये डायरेक्ट लेबर बजट है। वो जो हम लोग कैश बजट के सवाल के अंदर, कैश बजट के सवाल के अंदर मटेरियल की परचेजेस तो निकालते ही थे ना, वो हम ऐसे ही करते थे ना। तो अब आप क्या करेंगे, वो जो वर्किंग करते थे आप कहेंगे जी डायरेक्ट मटेरियल बजट, अब ये सारा कुछ आपका डायरेक्ट मटेरियल बजट बन जाएगा। लेबर बजट हो गया, फिर इसके अलावा होता है ओवरहेड्स बजट। इसमें क्या होगा, इसमें मैक्सिमम इतना ही होगा कि आप इसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स अलग बता देंगे और वेरिएबल अलग बता देंगे, उससे ज्यादा और क्या होगा। बस ये ओवरहेड्स बजट हो गया, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है इसके अंदर, वेरिएबल अलग और फिक्स्ड अलग बता देंगे। अब देखिए सारा कुछ वही है जो हम वैसे भी बजटेड पीएनएल के सवाल में वर्किंग कर रहे होते थे, और एक एक लाइन बना के हम इनकम स्टेटमेंट के फेस पे लिख रहे होते थे। तो अब इनकम स्टेटमेंट का सवाल पूछने की बजाय उसने ये छोटे छोटे नाम अलग लेके पूछ लिए। ये अदर बजट्स हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बजट क्या होगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो वर्किंग करते थे, यूं है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, FOH ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोसेस। जो हम बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस के लिए वर्किंग करते थे उन्हीं को अब हमने बजट्स के नाम दे दिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट क्या होगा? हाँ जी, जो कल किया था, कल वाला सवाल यही था, यानी ओपनिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स बजट हो जाएगा। और एडमिन सेलिंग एक्सपेंसेस का बजट क्या होगा? तोड़ देंगे बस, फिक्स वेरिएबल में नहीं तोड़ सकते, एडमिन सेलिंग में तोड़ देंगे। इसमें एडमिन एक्सपेंसेस अलग आ जाएंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस चलो फिक्स्ड और वेरिएबल में तोड़ देंगे। इससे ज्यादा और क्या होगा इसमें? ये एडमिन सेलिंग बजट है, ये सब अदर बजट्स हैं। इन सब के लिए एक तो ये जो मैंने बताया है वैसे तो एक भी सफिशिएंट है, लेकिन अच्छा होगा अगर आप लोग ICAP स्टडी टेक्स्ट में से ICAP स्टडी टेक्स्ट में जो नया टेक्स्ट है, पेज 265, पेज 265 चैप्टर 9 है बजटिंग, पेज 265 पे हेडिंग है टाइप्स ऑफ बजट्स। इसमें ना इन्होंने यही सारे जो मैंने आपको एक एक करके बताए हैं ना, इन्होंने एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और इस तरह से टेबल बना के मिसाल समझाई हुई है कि बजट किस शक्ल का होगा। अगर आप ये पढ़ लेंगे तो फायदा होगा। इसमें सिवाय एक बजट के बाकी सारे आपस में इन्होंने कनेक्टेड भी रखे हुए हैं। कनेक्टेड का मतलब है जो यूनिट्स यहां लिखे थे इधर,
उन्हीं यूनिट्स को इस्तेमाल करके आगे मटेरियल बजट बनाया है, लेबर बजट बनाया, यानी कनेक्टेड है, आप इसमें लिंक कर सकते हैं, आप फ्लो पता चल जाएगा आपको। ये वैसे तो फैला हुआ है, कोई ये पेज 265 से शुरू हो रहा है और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 270 तक जा रहा है। ये 5-6 पेजेस बनते हैं। उसके बाद ना इन सबको मिला के एक कंप्रिहेंसिव किस्म का मास्टर बजट बनाया हुआ है इन्होंने पेज 272 पे। अगर आप ये देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीजों का फ्लो, ये आप नॉलेज के लिए समझिए है, अगर आप कर लें तो बहुत अच्छी बात है। मास्टर बजट की हेडिंग से उन्होंने एक बड़ी कंप्रिहेंसिव मिसाल बनाई हुई है जिसमें सारे बजट समेटे में, मटेरियल भी इसी के अंदर है, लेबर भी इसी के अंदर है, यहां तक के एंड पे बजटेड बैलेंस शीट भी बना दी हुई है। बल्कि नहीं, बैलेंस शीट पहले बनाई थी, हाँ जी बैलेंस शीट भी बना दी हुई है। ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन नहीं है, इतना बड़ा 7-8 सफ़े पे फैला हुआ सवाल ये एग्जाम लेवल का नहीं है। ये बस एक वर्क थ्रू एग्जाम्पल है कि आपको सारे बजट्स आपस में कनेक्टेड, उनमें फ्लो नजर आ रहा है। आप समझ लें किसी कंपनी का बजट उठा के आपको दिखा दिया, तो लर्निंग के एतबार से ये अच्छा बना हुआ है। मैं रिपीट कर देता हूं, पेज 265 से एक हेडिंग शुरू हो रही है, टाइप्स ऑफ बजट्स, हेडिंग 3। उसके अंदर सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, यही सब जो आपको बताए हैं, यही सब एक एक पैराग्राफ लिखा हुआ है और उनकी मिसालें फॉर्मेट बना बना के दिखाए हुए हैं। अच्छी बात यह है कि वो सारे आपस में लिंक्ड हैं, जो एक बजट में क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है उसी को फिर अगले बजट में इस्तेमाल किया हुआ है, तो इस हिसाब से ये अच्छी लर्निंग हो जाएगी। 5-6 सफ़े ये हैं। उसके बाद 2 पेजेस छोड़ के आगे चले जाना तो एक मास्टर बजट की हेडिंग दी हुई है पेज 272 पे, और उसमें उन्होंने एक एग्जाम्पल 7 बना के एग्जाम्पल 8, ये सारे बजट्स बनाए हुए हैं उसके अंदर, यानी पूरा प्रोसेस समझाया हुआ है। एग्जाम लेवल का सवाल समझ के मत करना उसको, बस आप उसको रीड करते जाना कि क्या किया हुआ है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। ये बजट्स खत्म, और इन अदर बजट्स के लिए एक सवाल दे रहा हूं, ये एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं आपको, और इसका सोल्यूशन मैं आपको खुद दे रहा हूं, क्योंकि जो आई कैप का सोल्यूशन है वो थोड़ा मैस मचा हुआ है उसके अंदर, गलत नहीं है फिगर्स, लेकिन मैस मचा हुआ है, तो उसके लिए मैं आपको खुद से कोशिश तो की है कि एक साफ सुथरा सोल्यूशन बना दूं। अच्छा, होमवर्क दे रहा हूं आपको, जिनके पास पैक की बुक है उसमें ये पेज नंबर 259 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन 7 है, डबल क्राउन लिमिटेड, स्प्रिंग 2017। जिनके पास राइज की बुक है उसमें ये पेज 407 पे क्वेश्चन नंबर 5 है, डबल क्राउन लिमिटेड, स्प्रिंग 17 का। और जिनके पास आई कैप की बुक है उसमें भी जो यकीनन होगा ही, जी बिल्कुल इसमें भी है, और इसमें है ये पेज 286 पे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स में एग्जाम्पल नंबर 1 है। इसमें आई कैप का सलूशन है तो सही, लेकिन मुझे पर्सनली वो रश मचा मचा लग रहा है, यानी मुझे लग रहा है कि वो रश मचा हुआ है, जो सवाल की रिक्वायरमेंट थी इन्होंने सॉल्व किया और बस खुद ही ढूंढ लो इसमें से, यानी एक बड़ा सा रश लगा दिया मैदान, और 3 रिक्वायरमेंट्स थी अलग अलग, 4, मटेरियल का बजट बनाना है, डायरेक्ट वेजेस का बजट बनाना है, और ओवरहेड्स का, और कैश बजट बनाना है। तो इन्होंने ना एक बड़ी सी वर्किंग करके सब कुछ उसी के अंदर है,
तो उसमें मुझे ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मैस लग रहा था, मुझे लगा कि इसमें अलग अलग हेडिंग्स दे के कर लें तो ज़्यादा वाज़े हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसको अलग से सॉल्व कर दिया। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको उस पर PDF अपलोड कर दिया है, कर दूंगा जब आप ये लेक्चर सुन रहे होंगे। तो ये आप सोल्यूशन जो मैंने बनाया वो देख लीजिएगा। इसमें एक लेबर वाला ही पॉइंट है बस, और वो थोड़ा ट्रिकी लिखा हुआ है। मैं आपको उसको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे देता हूं ताकि आप उसको किसी बैकग्राउंड में समझें। प्रोविडेंट फंड का आइडिया है, टैक्स में पढ़ा होगा। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 100 रुपए है और उसमें से 5 रुपए हम उसके प्रोविडेंट फंड के काट के 95 उसको देते हैं, तो वो 5 जो काटे वो किधर गए? वो प्रोविडेंट फंड में जाएंगे। और अगर एम्प्लॉय की जेब से 5 रुपए काटे हैं तो एम्प्लॉयर अपनी जेब से भी 5 रुपए प्रोविडेंट फंड में डालेगा। तो एम्प्लॉयर को वो एम्प्लॉय कितना कॉस्ट कर रहा है, 100 रुपए के 105 रुपए? 105। ये जो प्रोविडेंट फंड का कॉन्सेप्ट है ना, वो सेम यहां पर कैंटीन के लिए हुआ था। यानी जो पैसे काट के प्रोविडेंट फंड में डालने थे, इन्होंने कैंटीन बनाई हुई थी और वो पैसे काट के कैंटीन में डालते थे, और फिर क्योंकि उन्होंने उनको खाना देना होता था। तो बिल्कुल जो प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्सेप्ट है आपके जहन में, उसी को जहन में रख के इसका पॉइंट 6 पढ़ेंगे ना तो फिर समझ आ जाएगी। लिखा थोड़ा मुश्किल तरीके से है, लेकिन मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये सवाल करके आइएगा, मुश्किल नहीं है, लेबर वाला पॉइंट इसमें ट्रिकी था। इसका सोल्यूशन जो मैं दे रहा हूं वो अगर देख लें तो अच्छी बात है, उसी को देख लीजिएगा। ये आपका होमवर्क है, और बजटिंग में बस हमने इतनी मेहनत कर ली, बहुत है। अब बजटिंग में मैं आपको एक दो छोटी छोटी एस्टिमेशन टेक्निक्स बता रहा हूं, वो भी बस थोड़ी सी बता रहा हूं, क्योंकि एक तो उसमें वाकई छोटी सी है और दूसरी आपने QM में पढ़ी हुई है, तो उस पर मुझे टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जी जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल निकालना पड़ेगा, वर्किंग में सब निकालना पड़ेगा, वो वर्किंग में करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये क्या था, क्या नाम मैंने बताया इसका? डबल क्राउन? अच्छा, ये जो आई कैप की बुक में सवाल है ना, उसमें इन्होंने एक रिक्वायरमेंट नहीं बनाई, वो मैं देख रहा हूँ कि वो कहीं और बनाई है या बनाई नहीं। नहीं, वो उन्होंने रिक्वायरमेंट ही उड़ा दी है। तो ये आप आई कैप की बुक से देखने की बजाय वही पैक और राइज वाली बुक से ही देखिएगा सवाल, और सोल्यूशन तो मैंने दिया आपको। तो आप कोई बच्चा ग्रुप में सवाल की पिक्चर भी शेयर कर ले, तो आई कैप की बुक में ना एक रिक्वायरमेंट ही उड़ा दिया उन्होंने, ये मुनासिब नहीं है बात। तो ये आप पैक के या राइज की बुक से ही करिएगा, बल्कि कोई एक जवान सवाल की पिक्चर ग्रुप में डाल दे, और सोल्यूशन तो मैंने दिया है इसका।
अच्छा, इसके अलावा इसमें आपको जैसे पिछले चैप्टर्स में दो में ही हुआ था शायद, जिसमें मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन भी साथ बताया था। अदरवाइज प्रोसेस में कोई थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं था। उससे पहले हमने क्या किया था, कॉस्ट फ्लो एंड प्रोडक्शन में भी कुछ खास थ्योरेटिकल नहीं था, ओवरहेड्स में भी कुछ नहीं था, इन्वेंट्री में भी कुछ नहीं था, ईओक्यू में। लेकिन बजट्स में आप कुछ थ्योरेटिकल चीजें, बल्कि इन्वेंट्री में थ्योरेटिकल वो कॉन्सेप्चुअल था, यानी आपसे 2-2 नंबर के पूछे जा सकते हैं कि ब्रीफली डिस्क्राइब फॉलोइंग रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम इन्वेंट्री, मिनिमम इन्वेंट्री, तो वो कॉन्सेप्चुअल चीज थी। बजटिंग में आप बेहतर है कि आप इनको पढ़ लें एक बार और अपने पास से आप लिख सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये पूछे जा सकते हैं और ये ऐसे हैं कि आपको पढ़ के समझ आएंगे, या पढ़ लेंगे तो समझ आ जाएगी। आई कैप की बुक में जी पेज 279 पे नंबर 4 हेडिंग है अप्रोचेस टू बजटिंग, कि जब बजटिंग की जाती है तो उसकी क्या अप्रोचेस हैं। एक है फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड बजट्स। फ्लेक्सिबल बजट्स ये होते हैं कि 2-3 बजट्स बनाए जाते हैं कि अगर 5000 यूनिट्स बेचे तो ये बजट है, अगर हम 10,000 यूनिट बेच सकते हैं तो ये बजट है, अगर हम 15,000 यूनिट्स बेच सकते हैं तो ये बजट है। ये फ्लेक्सिबल बजट्स हैं। और फिक्स बजट वही है जो हम अब तक पढ़ चुके हैं। फिर इसके अलावा एक अप्रोच होती है इंक्रीमेंटल बजटिंग। ये जो हम सवालों में कर रहे थे ना, ये इंक्रीमेंटल बजटिंग थी कि पिछले साल का बजट ये था, सेल इतनी बढ़ जाएंगी, प्राइस इतनी बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंटल बजटिंग। फिर एक अप्रोच होती है जीरो बेस्ड बजटिंग। इसमें पिछले साल को छोड़ो, इस दफा इन हालात में, अब जैसे ये हालात वाकई पिछले साल से डिफरेंट है, ये जो इस वक्त कोरोना की वजह से हालात हैं ये टोटली डिफरेंट है पिछले साल से। तो इन हालात के अंदर जीरो से हम सोचते हैं कि हम क्या कर लेंगे, ये जीरो बेस्ड बजटिंग है। फिर ये ना मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं, तो उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी हैं। फिर एक रोलिंग बजट एक चीज होती है कि हम 4 महीने का बजट बना रहे हैं, पिछला महीना गुजर गया तो 3 रह गए, उनके साथ चौथा अगला जोड़ लिया, फिर एक गुजर गया उसके साथ 5वां अगला जोड़ लिया। ये रोलिंग बजट्स होते हैं। तो इस तरह से ना बजट्स की अप्रोचेज हैं। ये आपसे 2-3-4 नंबर का पूछा जा सकता है, आसान है। मैंने आपको देखो 2 मिनट में ज़बानी बता दी है। ये हेडिंग 4 है अप्रोचेस टू बजटिंग। वैसे तो दिखने में 1 2 3 4 5 पेजेस पे फैल गया, लेकिन वो 5 पेजेस पे इसलिए फैल गया क्योंकि बीच में उन्होंने एक सवाल डाल दिया। और सवाल भी कौन सा डाल दिया जो कल हमने किया था जो हमने कल किया था ना 1 घंटा 55 मिनट में, वो सवाल डाल दिया, तो 2 पेजेस तो वही घेर गया। तो इसलिए अगर इन 2 पेजेस को निकाल दें तो ये 2-2.5 पेजेस बनते हैं। तो एक ये आपने पढ़ना है, पढ़ लें, याद रख लें, अपने पास से लिख लेना बहुत है। और उसके बाद जो हेडिंग 5 और 6 है, ये हेडिंग 4 बताई थी मैंने, हेडिंग 5 और 6 है, ये भी बीएम की तरह की चीज है कि बजटिंग में क्या होता है, मोटिवेशन है, ह्यूमन प्रोस्पेक्ट्स क्या इन्वॉल्व हैं, बिहेवियर का मसला क्या है। तो ये भी बीएम टाइप चीज है, 1-1.5 पेज है, ये भी पढ़ लें तो अच्छा है। ठीक है, हेडिंग 4, 5 और 6 ये कहा है आपको पढ़ने के लिए, ये इसमें थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है। अब इस चैप्टर के शुरू में ना कुछ फोरकास्टिंग टेक्निक्स दी हुई हैं जो क्यूएम वाली चीज है। इनमें एक चीज है मूविंग एवरेज, वो आप लोग खुद ही हस्बे तौफीक पढ़ लेंगे, पढ़ लीजिएगा, उनकी एग्जाम्पल सॉल्व हुई हैं। मैं ये भी नहीं दिल को अच्छा लग रहा कहना कि आप छोड़ दें,
लेकिन उसमें करवाने वाला मेरे लिए कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं आप पे जिम्मेदारी कह के डाल रहा हूं कि आप पढ़ना चाहें तो इस चैप्टर के शुरू के पेजेस मूविंग एवरेजेस एक चीज समझाई हुई है वो पढ़ लीजिएगा, क्यूएम वाली पुरानी चीजें। हाँ, दो न्यूमेरिकल चीजें आपसे मैं डिस्कस कर लेता हूं, एक सिंपल सी मिसाल से डिस्कस कर लेता हूं। फोरकास्टिंग टेक्निक्स हो सकता है कोई 3-4 नंबर का इस तरह से सवाल पूछ लिया जाए, और इनमें एक आपने क्यूएम में पढ़ा हुआ है, दूसरा नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जो दूसरा बताऊंगा वो आगे और चैप्टर्स में करना है हमने इस्तेमाल। इसमें एक मैं आपको बता देता हूं, लीनियर रिग्रेशन, ये पढ़ा हुआ है ना, लीनियर रिग्रेशन नाम नहीं जाना पहचाना सा लगता है, ये स्टैट्स में पढ़ा हुआ है। और एक हाई लो मेथड है, ये आपने नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ हाई लो मेथड, FAR 1 में पढ़ा होगा, और वो अब सिलेबस से निकल गया FAR 1 के, ये 2-3 अटेम्प्ट्स पहले सिलेबस से निकल गया हुआ है। लीनियर रिग्रेशन ये आपने क्यूएम में पढ़ा हुआ है, ये ना पहले कॉस्ट में कभी टेस्ट हो जाता था, फिर ये FAR 1 के सिलेबस में चला गया था, कॉस्ट में टेस्ट नहीं था, फिर ये FAR 1 में चला गया, तो हर अटेम्प्ट में 10 नंबर का सवाल आता था इसके ऊपर, लेकिन 2 अटेम्प्ट पहले ये FAR 1 के सिलेबस से भी निकल गया। तो हो सकता है कि 3-4-5 नंबर का कॉस्ट में सवाल आ जाए, हो सकता है। ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, रिवाइज करवा देता हूं, ये आपके लिए नई चीज है, और ये कॉस्ट में इंपॉर्टेंट है, डिसीजन मेकिंग में हम ये काम कर रहे होंगे जाके। एक मिसाल बना के ना, छोटी सी मिसाल, उससे मैं आपको ये दोनों तरीके समझा देता हूं। एक एग्जांपल से ये दोनों काम सिखाता हूं। लेबर कॉस्ट फॉर लास्ट 6 months, month, units produced, और total labor cost। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जनवरी में बनाए थे 160 यूनिट्स, फेब में बनाए थे 240, मार्च में थे 190, अप्रैल में 360, मई में 430 और जून में 260। अच्छा, ये जो लेबर कॉस्ट है, ये मैंने डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नहीं लिखी है, ये लेबर कॉस्ट लिखी है। इसमें वेरिएबल भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी हो सकते हैं। तो चलो ठीक, ये डाटा है, हम इस डाटा में से एक्सट्रैक्ट करना चाह रहे हैं वेरिएबल लेबर कॉस्ट पर यूनिट और फिक्स्ड लेबर कॉस्ट पर मंथ। जब ये पता चल जाएगा तो हम उसको इस्तेमाल करके फोरकास्ट कर सकेंगे। दोबारा सुने, ये डाटा है, अगर हमें ये जानना हो कि ये 6 महीने तो गुजर चुके हैं, जुलाई की लेबर कॉस्ट कितनी होगी, अगस्त की कितनी होगी, तो ये फोरकास्टिंग है ना, सितंबर की कितनी होगी, इसके लिए हमें यह पता है कि इसमें वेरिएबल फिक्स्ड दोनों हैं। तो अगर हम ये फोरकास्ट करना चाहें कि जुलाई में अगर हमारा इरादा है 540 यूनिट्स बनाने का, तो लेबर कॉस्ट कितनी आएगी, ये एस्टिमेट करने के लिए क्या क्या पता होना चाहिए। पिछले गुजरे 6 महीने का डाटा है,
और हम ये फोरकास्ट करना चाह रहे हैं कि जुलाई में हमारा इरादा है 540 यूनिट्स बनाने का। तो अगर 540 यूनिट्स बनाए तो लेबर कॉस्ट कितनी होगी, इस डेटा से कैसे जान सकते हैं? हमें अगर ये पता हो कि वेरिएबल लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है और फिक्स्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, तो टोटल लेबर कॉस्ट कैसे निकालेंगे? किसको? वेरिएबल लेबर पर यूनिट को 540 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो फिक्स्ड लेबर कॉस्ट है उसको ऐड कर देंगे। यानी ये जो मैं काम कह रहा हूं, हम क्या करेंगे, अगर हम ये जानना चाहें कि जुलाई की टोटल कॉस्ट क्या होगी, तो हम जुलाई की फिक्स्ड लेबर कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट पर यूनिट इनटू यूनिट्स, टोटल लेबर कॉस्ट आ जाएगी। इसी तरह टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जानना चाह रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द मंथ प्लस वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द मंथ। तो इसको हम कॉस्ट एस्टिमेशन का फंक्शन कहते हैं। फंक्शन वो होता है जिसमें वैल्यूज पुट करें तो आंसर आ जाए। ये एक फंक्शन है, एक्स की फिगर्स चेंज करते रहें, वाई की फिगर्स चेंज करती जाएंगी, लेकिन उसके लिए हमें ए और बी पता होना चाहिए ना। तो यहां पर ए से मुराद है फिक्स्ड कॉस्ट पर मंथ कह लें, अगर मंथ की बात हो रही है, ईयर की बात हो रही है तो पर ईयर कह लें, और ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर हमें ये दोनों चीजें पता चल जाएं तो हम x चेंज करते जाएंगे तो y का आंसर आता जाएगा। इसको कॉस्ट एस्टिमेशन कहते हैं। अब a और b फाइंड करने के लिए ये टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। इस सवाल से मैं ये दोनों टेक्निक सिखाने लगा। इन दोनों वेरिएबल में से डिपेंडेंट कौन सा और इंडिपेंडेंट कौन सा? चले ये कह लें कि इन दोनों में से कौन सा दूसरे पे डिपेंडेंट है? क्या ये डिपेंडेंट है? किस पे? यूनिट्स पे। जितने यूनिट्स होंगे उतनी ही फिर ज्यादा लेबर कॉस्ट होगी। तो इसका मतलब है ये एक्स है और ये वाई। स्टैट्स पढ़ा रहा हूं, ये एक्स है और ये वाई है। इस अवेलेबल डेटा से निचोड़ना है हमने ए और बी। अब इस निचोड़ने के दो तरीके हैं, हाइलो मेथड है और लीनियर रिग्रेशन है। और इस सवाल की रिक्वायरमेंट है टोटल कॉस्ट फंक्शन, यानी ये रिक्वायर्ड है। यूजिंग इसी के नीचे लिख रहा हूं, लीनियर रिग्रेशन, हाइलो मेथड। ये जो लीनियर रिग्रेशन है ये बुक में है, एहतियातन इखलाकन बता रहा हूं। पहले ये FR1 के सिलेबस में चला गया हुआ था, अब वहां से निकल गया हुआ है। पहले वहां टेस्ट होता था 10 नंबर का सवाल, अब को 2 अटेम्प्ट से वहां से निकल गया हुआ है। तो इसलिए हो सकता है कॉस्ट के अंदर को 3, 4, 5 नंबर का टेस्ट हो जाए, हो सकता है। और जो हाइलो मेथड है ये तो आप देखेंगे कॉस्ट में हम इस्तेमाल किया करेंगे। पर बोले फोरकास्ट बजट एक ही बात है, फोरकास्ट बजट
है तो फ्यूचर एस्टिमेशन ना, फोरकास्ट वैसे है फ्यूचर एस्टिमेट करना, बजट हमारा टारगेट होता है, फोरकास्ट है कि कल क्या होगा, बजट यह है कि हम कल ये करेंगे। लीनियर रिग्रेशन बताता हूं पहले, इसी सवाल को मैं लीनियर रिग्रेशन, अच्छा मैं ना लीनियर रिग्रेशन से सॉल्व करके नहीं दूंगा, वो फिर बड़ा लंबा सवाल हो जाएगा, आपको बस फार्मूला बता दूंगा और जबानी बता दूंगा, ये स्टैट्स में किया हुआ है काम आपने। पहले लीनियर रिग्रेशन, पहले लीनियर रिग्रेशन बता रहा हूं। करना क्या हमने, ए और बी फाइंड कर लेंगे, तो ये इक्वेशन ए और बी फाइंड करना है। लीनियर रिग्रेशन का फार्मूला है ए इज इक्वल टू समेशन वाई माइनस बी समेशन एक्स ओवर एन। अब इसको पढ़ते हैं, समेशन वाई का क्या मतलब है, इनका सम, समेशन एक्स इनका सम, एन 6, ये 6 ऑब्जर्वेशन है ना, 6, बी, बी हमें निकालना पड़ेगा, बी निकलेगा वो यहां पुट करेंगे तो ए निकल आएगा, बी का फार्मूला एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा ये एन एस एन से कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, अच्छा अब इसको बस देख लें कि ये कैसे बनता है, एक्स वाई क्या है, एक्स इंटू वाई और उसका सम, इसका मतलब कि हमें एक कॉलम और बनाना पड़ेगा एक्स वाई, हर इंडिविजुअल एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका जो सम होगा वो ये है, और जब एक बार सम निकल आया तो इनटू 6 माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, समेशन एक्स इंटू समेशन वाई, डिनोमिनेटर एन मल्टीप्लाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर, ये क्या है, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर का कॉलम बनाना पड़ेगा, क्या स्क्वायर 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 स्क्वायर, और समेशन एक्स स्क्वायर क्या, उस कॉलम का सम कर लेंगे, ये समेशन एक्स स्क्वायर हो गया, ये क्या है समेशन एक्स का स्क्वायर, यानी इन यूनिट्स का टोटल लेट से 1200, तो 1200 का स्क्वायर है ये। इस फार्मूले में फिगर्स पुट करेंगे तो आंसर बी आएगा, वो बी यहां रखेंगे तो ए आएगा, जब ये दोनों मिल जाएंगे, फर्ज करते हैं ये 5 रुपए आ गया और ये 4000 रुपए आ गया, तो y इज इक्वल टू 4000 रुपए प्लस 5x, ये कॉस्ट फंक्शन है। तो लीनियर रिग्रेशन से ए और बी ऐसे निकलेगा, ये आपको मैंने फार्मूला समझा दिया, अब आप खुद ही कर लीजिएगा। और दूसरा हाई लो मेथड, ये नई चीज है आपके लिए, समझा देता हूं। बल्कि 5 मिनट लगा के कर ही दें यार, कर दें।
कर दें, ये सॉल्व कर दें, करें अभी करें, करें करें, शाबाश।
इस सवाल में सेम आएगा क्योंकि मैंने खुद बनाया है, मैंने सेम रख के ही बनाया है। हाँ जी, ये आपने लीनियर रिग्रेशन से मैंने कहा था सॉल्व कर लें, कर लिया होगा। और एक का बी का आंसर आता है 10 रुपए, 100 रुपए, और ए का आंसर आता है 10,000। ये आपने कर लिया होगा। ये जो लीनियर रिग्रेशन है ना, वो करता ये है कि इस पूरे डेटा को इस्तेमाल करता है। देखो हमने समेशन एक्स वाई किया है, समेशन एक्स वाई, सारे एक्स वाई का सम किया है, सब सम है, सारे हमने मिलाए हैं। तो ये लीनियर रिग्रेशन, इस पूरे लीनियर रिग्रेशन करता क्या है, लीनियर रिग्रेशन ये करता है कि अगर इस पूरे डाटा को प्लॉट करें ना, तो वो कहीं ऐसे ऐसे प्लॉट होगा। लीनियर रिग्रेशन ये करता है कि ये लाइन निकाल के देता है लीनियर रिग्रेशन। इन सब से जो लाइन समझ आ रही है ना वो ये, तो लीनियर रिग्रेशन इन सब को यूज करता है। जबकि हाई लो मेथड क्या करेगा, हाई लो मेथड सिर्फ दो एक्सट्रीम्स को इस्तेमाल करेगा, हाई और लो। और नाम हाई या लो है लेकिन एक्चुअली हाईएस्ट और लोएस्ट है। तो हाई लो मेथड में क्या होगा, हम इस पूरे डाटा में से दो एक्टिविटीज चूज करेंगे। हाईएस्ट कौन सी है, ये, और लोएस्ट ये हाई है और ये लो है। तरीका क्या होगा, तरीका ये होगा कि हम दोनों एक्टिविटीज लिख लेंगे, एक हाई और एक लो है, यूनिट्स और टोटल कॉस्ट 53,430 और 26,000 और 160। इन दोनों में कॉस्ट सेम क्यों नहीं है, इस पे और उस पे कॉस्ट डिफरेंट क्यों है? तो सेम, अगर सेम रहती दोनों लेवल पे तो सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट होती। तो डिफरेंट क्यों है, किस वजह से? क्योंकि वेरिएबल भी हैं, यानी दोनों में जो डिफरेंस है वो फिक्स्ड की वजह से। तो दोनों में डिफरेंस सिर्फ वेरिएबल की वजह से है, यानी दोनों में जो डिफरेंस है कितना, 20। ये सिर्फ वेरिएबल है, 27,000 वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि इन दोनों में डिफरेंस ही वेरिएबल है। अच्छा, ये वेरिएबल जो डिफरेंस है ये कितने यूनिट्स की वजह से डिफरेंस है, 270। तो हाई लो मेथड ये है कि इस डेटा में से एक हाई लें और एक लो लें, उनका डिफरेंस लें, यूनिट्स का भी और कॉस्ट का भी। अब ये जो 27,000 है ये इन एक्स्ट्रा 270 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट है। तो पर यूनिट कितनी हुई, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये मैं बी निकाल रहा हूं, ये बी निकल रहा है 27,000 ओवर 270, कितनी आ गई, 100। अब इस 100 को इन दोनों में से किसी एक में रख के देख लें, इनमें से कोई एक यूज कर लें। अगर हम चलो ये यूज कर लेते हैं, तो 53,000 इज इक्वल टू ए, पता नहीं कितना, प्लस 430 इंटू 100, यहां से ए निकल आएगा। दूसरा इस्तेमाल करना है, दूसरा इस्तेमाल कर ले, और ये 160 इस्तेमाल कर लेते हैं। 26,000 टोटल कॉस्ट है क्योंकि कुछ फिक्स्ड है और बाकी 160 यूनिट्स बनाने की 100 के हिसाब से वेरिएबल है। इसको सॉल्व कर लें, ये भी 10,000 निकलेगा।
तो कॉस्ट फंक्शन क्या बन गया, y इज इक्वल टू 10,000 प्लस 100x। ठीक है, चलें, ये बजटिंग में ये दो फोरकास्टिंग टेक्निक्स थी, ये भी हो गई। और अब बजटिंग चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो गया, होमवर्क दिया आपको, और उसके अलावा मैं आपको ना 2 सवालों के और सोल्यूशन दे रहा हूँ। एक सवाल अमेंड कर दूंगा और एक सवाल का सोल्यूशन दे रहा हूँ, वो भी सवाल नोट कर लें, हस्बे तौफीक जब मर्जी करने हो कर लीजिएगा, और अगर उसमें कुछ पूछना हो तो वो अलग से प्राइवेटली पूछिएगा। एक जो आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ वो सीए फाइनल का सवाल है, वो कर लेना इसलिए बेहतर है क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग से डिफरेंट है सीए फाइनल का सिनेमा और थिएटर का सवाल है। उसमें नंबर ऑफ मूवीज़ और नंबर ऑफ टिकट्स और नंबर ऑफ सीट्स और नंबर ऑफ शोज़ कैलकुलेशन में अच्छी इससे टेस्टिंग हुई है। ये है जी पैक की बुक जिसके पास है, उसमें क्लास वर्क 10 है पेज 240 पे, सिनेमैक्स लिमिटेड। और राइस की बुक में भी शायद ये हो, देखो आई कैप क्वेश्चंस के नाम से होगा शायद, वो जो आई कैप क्वेश्चंस वाला सेक्शन होता है ना बजटिंग में, उसमें हो शायद। सिनेमैक्स लिमिटेड हैज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड अ फुली इक्विप्ड थिएटर है। Cinemax Limited has recently constructed a fully equipped theater and 3 cinema houses। यही है, राइस की बुक में है ये पेज 428 पे क्वेश्चन नंबर 1, और आई कैप की बुक में भी ये सवाल है, ढूंढ लेंगे आप। इसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा, आई कैप वाला सोल्यूशन सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है इसको और एक्सप्लेन करके बना दूं, क्योंकि इसमें कुछ चीजें उन्होंने एक्सप्लेन नहीं की हुई, तो मैंने कोशिश की है कि और एक्सप्लेन बना दूं। इसका सोल्यूशन दे देता हूं। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन रख दिया मैंने यहाँ पर। चलें, एक इसका सोल्यूशन रख दिया मैंने,
और दूसरा एक सवाल है प्रैक्टिस क्वेश्चन पैक की बुक में, प्रैक्टिस क्वेश्चन 10 ऑटम 15 क्वीन ज्वेल्स के नाम से, और राइस की बुक में होगा ये। नहीं है, क्वीन ज्वेल्स के नाम से, ऑटम 2015। नहीं है, आई के पास पेपर्स में हो सकता है हो, क्वेश्चन बैंक के नाम से हो। नहीं है राइस की बुक में, वो इसीलिए नहीं है क्योंकि सवाल जो है ना ये बहुत ही अजीब सा सवाल था, वो इसलिए उन्होंने बुक में नहीं डाला होगा। मैं ना आपको ये सवाल थोड़ा सा अमेंड करके और इसका सॉल्यूशन ये मैं आपको दे देता हूँ। सवाल मैं इसका थोड़ा खुद अमेंड कर देता हूँ। ये सवाल बड़ा ही अजीब सा था और ये वन ऑफ इट्स काइंड था, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि ये सवाल गुजर जाए आपकी नज़र से, ये इग्नोर ना करें, हम कर लेना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम इस सवाल को करें ही ना, बेहतर है कि कर लें। तो इस सवाल को और इसके सॉल्यूशन को ये मैं आपके लिए अवेलेबल कर दूंगा। ठीक है, इसका सवाल भी मैं खुद अमेंड कर दूंगा। बाकी बजटिंग ख़त्म है और इस पे हमने बहुत टाइम लगा दिया और बहुत सारी टाइम लगा दिया, लेकिन अगर इस को आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो ये जो टाइम लगाया ये मैं ज़ाया नहीं समझूंगा। लेकिन अगर आप रोते रहते हैं और मुंह बना बना के इस चैप्टर को नफ़रत की आंख से देखते हैं तो फिर मैं समझूंगा हमने टाइम ज़ाया किया। चलें, बजटिंग ख़त्म जी। अब मैं आपको अगला चैप्टर शुरू कराता हूँ और अगली क्लास में ही कराता हूँ। मसनद अहमद में रिवायत है, सैयदना अबू सालबा खशनी रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा महबूब और क़यामत वाले दिन मेरे सबसे ज़्यादा करीब वो लोग होंगे
जो तुम में सबसे ज़्यादा अच्छे इखलाक वाले होंगे, और तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा नापसंदीदा और क़यामत वाले दिन मुझसे सबसे ज़्यादा दूर वो लोग होंगे जो बुरे इखलाक वाले होंगे, तकल्लुफ़ से बातें करने वाले, ठट्ठा लगाने वाले, बहुत ज़्यादा बातें करने वाले। फजूल बोलते रहना, हंसते रहना, क्या क्या लगाना, ये नहीं जो जब दोस्त यार इकट्ठे होकर तो जो फजूल बातें कर रहे होते हैं, ये आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा कि दो चार दोस्त बैठे हुए हैं तो वो जो फजूल की गुफ्तगू कर रहे हैं जिसमें गंदे मजाक भी शामिल हैं, एक दूसरे को जुगते लगा के खिलखिला के हंस रहे हैं, जिसको हम समझते हैं शायद ये हम दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं, तो ये ठट्ठा लगा के हंसना ये वो चीज़ होती है। बहुत ज़्यादा बातें करने वाले, ये अच्छी बात नहीं होती। इसमें कोई ये नहीं है कि आप अगर 3-4 दोस्त बैठे गप्पे मार रहे हैं जिसमें खुल के गंदे-गंदे मज़ाक कर रहे हैं और आप वो दूसरों को ताने मार रहे हैं और जुगतें लगा रहे हैं और आप हँस रहे हैं, अच्छा वक़्त गुज़ार रहे हैं, ये अच्छा वक़्त नहीं है। ये नेगेटिव वक़्त है, ये आपके ऊपर नेगेटिव असर डालेगा। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।